अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और जहां भी होंगे खुश होंगे। नाजरीन, सीएसएस की मेरी दूसरी वीडियो है जाफिर जवेद अहमद के साथ, जो सीएसएस जिन्होंने पहली अटेम्प्ट में क्लियर किया, जॉब के साथ इन्होंने तैयारी की और सारी मिथ्स को तोड़ा। इन्होंने एकेडमी भी ज्वाइन नहीं की। मैंने पिछली वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया कि एकेडमी के बगैर जॉब करते हुए आप किस तरीके से 6 महीने के अंदर सीएसएस कर सकते हैं। क्योंकि क्या है स्मार्ट स्टडी, क्योंकि जो लोग नहीं करते स्मार्ट स्टडी और दूसरी तरफ चल पड़ते हैं, बेसिकली राइट डायरेक्शन पे नहीं चलते। ये सारी बातें पिछली वीडियो में हमने की जाफिर जवेद अहमद से, जो फॉरेन सर्विस ऑफ पाकिस्तान में होते हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर हैं मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में। ये तो इनसे आज आपको मैं वो बातें पूछवाऊंगा, वो इनसे सवाल करूंगा जिससे आप लोगों को वो फायदे होंगे जो हमारे खासकर इंटीरियर में लड़के लड़कियां स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी में रहते हैं, जो बेसिक्स जिनको नहीं पता। देखें, जो लोग लम्स में पढ़ते हैं या बाहर से पढ़ के डिग्रियां लेके आते हैं, ये उनके लिए वीडियो की ज़ाहिर बात है नहीं है। ये उनके लिए जो हमारे नॉर्मल मीडियोकर तबका यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, लेकिन उनका भी राइट है कि वो सीएसएस करे और उसे पास करे और वो आके गवर्नमेंट जॉब ले, सिविल सर्वेंट सीएसपी बने। तो इनसे जो बेसिक सवाल है वो ये है कि जब लोग सोचते हैं सीएसएस करना है तो सबसे पहले वो सोचते हैं हाउ टू बिगन प्रिपरेशन, तैयारी कैसे शुरू करें। और फिर उसके बाद जो पहला सवाल आता है वो आता है ऑप्शनल। वो सबसे पहले सोचते हैं कि जी ये 6 सब्जेक्ट्स कंपलसरी हैं, तो 6 ऑप्शनल हम कौन से चूज करें। तो ये जो तैयारी का जो सबसे पहला फेज है तो बेसिक लोगों के लिए, वो उस पे बारे में मैं आपसे पूछता हूँ कि आप थोड़ा सा गाइड करें कि आपने कैसे किया और कैसा होना चाहिए। जी बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, इसमें जहाँ तक ऑप्शनल सेलेक्ट करने की बात है तो उसमें ना मेरे ख्याल में 4 मेन चीज़ें जिनका ख्याल हर कैंडिडेट को रखना चाहिए। नंबर 1 चीज़ तो ये है कि किसी को आपने ये नहीं कहना कि मुझे ऑप्शनल सेलेक्ट करके दें। मैंने अक्सर देखा है फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे लोग CSPs को मैसेजेस कर रहे होते हैं, फिर दूसरे जो सीनियर इसी फील्ड में लोग हैं उनको मैसेजेस कर रहे होते हैं कि काइंडली हमें बताएं कि हम कौन कौन से हमें कॉम्बिनेशन बना के दें ना सब्जेक्ट का। तो कॉम्बिनेशन कोई नहीं होता और ना ही कुछ ऐसे कहा जा सकता है कि ये कॉम्बिनेशन सक्सेसफुल है या ये कॉम्बिनेशन जो है वो सक्सेसफुल नहीं रहेगा। तो इसमें सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपने खुद डिसाइड करना है। आपसे ज़्यादा अच्छा जज कोई नहीं हो सकता आपकी एबिलिटीज़ के लिहाज से, ठीक है। दूसरी बात, आपने इसमें ये देखना है कि कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनको पढ़ के आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा, ठीक है, आपको पढ़ने में मज़ा आएगा। आपने ये भी नहीं देखना कि आपने डिग्री किस चीज़ में की हुई है। लेट्स सपोज मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की थी, लेकिन मैंने जब ऑप्शनल्स उठाए हैं तो मैंने IR उठाया, इसी तरह जेंडर स्टडीज़ उठाई, क्रिमिनोलॉजी उठाई। कोई बैकग्राउंड नहीं है मेरा इन सब्जेक्ट्स में, लेकिन क्योंकि मुझे पता था सिर्फ टॉपिक्स देखकर जो FPSC का गिवन सिलेबस है कि ये जो टॉपिक्स होंगे इनको पढ़ के मुझे एक तो इंटरेस्ट आएगा और दूसरा मैं इनमें ज़्यादा अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट डेवलप कर सकूँगा। तो दूसरी चीज़ तो ये होगी। तीसरी चीज़ आपने ये ख्याल रखना है कि कोशिश करें कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स उठाए जा सकें जिनकी डोमेन्स, यानी कि जिनके जो टॉपिक्स की डोमेन्स हैं वो ओवरलैपिंग हो। मिसाल के तौर पे अब IR अगर आप कवर करते हैं तो उसकी वजह से आपका करंट अफेयर, आपका पाकिस्तान अफेयर जो है वो काफ़ी हद तक कवर होना शुरू हो जाता है, क्योंकि टॉपिक सिमिलर होते हैं। वही फॉरेन पॉलिसी की बातें, वही जिसे कहते हैं वर्ल्ड वॉर की बातें, वही पाकिस्तान के रिलेशंस विद नेबर्स, विद इंडिया लाइक अफगानिस्तान, US, इस तरह की बातें आपको करंट अफेयर में मिलेंगी, पाकिस्तान अफेयर में भी मिलेंगी और इसी तरह आपको IR के अंदर भी मिलेंगी। तो एक IR एक अच्छी अमूमन लोग उठाते हैं, मेरा ख्याल है वन ऑफ द मोस्ट ऑप्टेड सब्जेक्ट्स है इन CSS, ठीक है। इसी तरह कुछ रीजनल लैंग्वेजेस हैं। पंजाबी का काफ़ी अच्छा स्कोप है, अगर आप पंजाब से हैं या आप सिंध से हैं तो सिंधी उठा सकते हैं। इस तरह के जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं उनको भी आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो नए आए थे CSS में 2016 या 15 में मेरा ख्याल है, जिसमें जेंडर स्टडीज़ है, क्रिमिनोलॉजी है, इन्वायरमेंटल साइंस है। तो इनका भी काफ़ी अच्छी जिसे कहते हैं ना कि स्टडी के लिहाज से आपको इंटरेस्ट डेवलप हो सकता है। तो इस चीज़ का ख्याल लाजमी रखें कि आपने ज़रूरी नहीं है कि अपनी डिग्री के लिहाज से सब्जेक्ट्स उठाने हैं। वो सब्जेक्ट्स उठाएं जिनको कवर करने में आपको मज़ा आए और जिनको पढ़ने में आपके इंटरेस्ट डेवलप हो सके। अच्छा, इस पे एक बात, 2-3 बातें बड़ी ज़बरदस्त वो पता लगी कि एक तो आपने जो डिग्री ली है वो सब्जेक्ट आपने ज़रूरी नहीं कि उठाने हैं, क्योंकि CSS में वो एज इट इज़ नहीं आएंगे। दूसरी बात आपकी जो मुझे समझ आई वो ये कि भाई आपने भेड़ चाल में नहीं जाना कि लोग क्या उठा रहे हैं, आपने अपना इंटरेस्ट देखना है। तीसरी बात मैं एक शेयर भी करना चाहूँगा
मुझे एक बात पता लगी बड़े रिसोर्सेज से कह लें कि एकेडमीज जो सब्जेक्ट को जोर देती हैं, एक साल पढ़ाती हैं, ज़्यादा उस पर फोकस रखती हैं हमारी एकेडमीज जितनी लाहौर में इस्लामाबाद, तो एफपीएससी को पता होता है कि इस सब्जेक्ट पे इन्होंने इस दफ़ा जोर दिया, उनको अंदर की सारी बात पता होती है और एफपीएससी फिर वो सब्जेक्ट टारगेट करती है फेल करने की सूरत में, और ये होता है। इस पे हमारा पूरा सर्वे है। इस पे अगर एक तो मैंने सवाल आपसे ये करना था कि जो उनसे है ये तैयारी का अमल शुरू हुआ, पहला कि कैसे शुरू करें और कहाँ। अब ये दूसरा सवाल ये बनता है कि तैयारी कैसे करने के बाद कि कहाँ से करें, कि किस जगह से करें, लाइब्रेरी से करें, किताबों से करें, अखबारों से करें, या अकेडमीज जाएं, या खुद करें इंटरनेट से। इसी सवाल के साथ ये भी जवाब पहले दे दें कि क्या एकेडमीज जो थी हैं वो करती हैं इस तरह, और वो फिर एफपीएससी वो टारगेट करता है, ऐसा कुछ चक्कर भी आपने सुना कभी ऐसा हुआ? अच्छा, जहाँ तक पहले सवाल की बात है ना कि एफपीएससी टारगेट करता है कि नहीं करता, तो इस चीज़ से 100% डिनाई भी नहीं किया जा सकता कि एफपीएससी बिल्कुल से कहता है ना बिल्कुल खुलेआम कोई टारगेट नहीं करता, क्योंकि ये ट्रेंड देखा गया है। लाइक 2018 में यूएस हिस्ट्री जो कि एक बड़ा अच्छा जिसका ट्रेंड चल रहा था, लोग स्कोर भी कर रहे थे, लोग ऑप्ट भी कर रहे थे और बहुत अच्छे क्वालिफाइड कई किस्म के जिसे कहते हैं ना कैंडिडेट्स। तो यूएस हिस्ट्री जो है ना काफ़ी, एक तो एग्ज़ाम भी मुश्किल आया, फिर मार्किंग भी बहुत टफ हुई उस साल। इसी तरह जेंडर स्टडीज़ भी 2018 में जहाँ तक मुझे याद है काफ़ी हद तक टारगेट हुआ। पाकिस्तान अफेयर्स भी हुआ। खैर पाकिस्तान अफेयर्स तो कंपल्सरी सब्जेक्ट है, लेकिन ऑप्शनल्स में आपको जेंडर स्टडीज़ और यूएस हिस्ट्री की मिसाल मैं दे रहा हूँ। इसी तरह 2019 में भी कुछ जो सब्जेक्ट्स थे गालिबन आई लॉ और इस तरह के एक दो सब्जेक्ट्स और वो टारगेट इन अ सेंस इस तरह होते हैं कि जब एफपीएससी को ये नज़र आता है कि एक भेड़ चाल लगी हुई है और हर कोई सिर्फ एक कॉम्बिनेशन उठाने की खातिर कि ये शायद सक्सेसफुल कॉम्बिनेशन है सीएसएस पास करने के लिए, तो हो सकता है कि एफपीएससी उसका क्राइटेरिया मजीद टफ कर दे। तो इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, आपने कॉम्बिनेशन के पीछे नहीं भागना, अपना बैकग्राउंड देखें, अपनी स्किल्स देखें। ये ना देखें कि फलां बंदा क्या सब्जेक्ट्स उठा रहा है, ठीक है। अपना देखें कि आपकी किस में महारत हो सकती है, आप किस को पढ़ने में आपको मज़ा आएगा। और जहाँ तक आपके दूसरे सवाल की बात है ना कि पढ़ना कहाँ से, ये बड़ा मज़ेदार सवाल है। वो कैसे? वो इस तरह के मेरे ख्याल में 90% जो स्टूडेंट्स फेल होते हैं ना सीएसएस में, उसकी वजह ये होती है कि उनको गाइडेंस ही सही नहीं होती। वो समझते हैं कि शायद किताबें इकट्ठी कर लेने से, शायद बहुत ज़्यादा अखबारें पढ़ लेने से, शायद मुझे अपनी जोग्राफ़ी भी पढ़नी है और पता नहीं शायद मैं सारे मज़ाहिब भी पढ़ने हैं। वो करते करते जो है ना वो बहुत ज़्यादा सैचुरेट हो जाते हैं नॉलेज से, और ऐसे नॉलेज से जिसका कोई ताल्लुक नहीं सीएसएस से। सीएसएस में आपकी एनालिटिकल एबिलिटीज़, आप किस तरीके से चीज़ों को लिंक करते हैं, हाउ यू लिंक आइडियाज़, ठीक है, ये बहुत चीज़ मैटर करती है। और वो कैसे डेवलप होती है, वो आपकी एक्सटेंसिव रीडिंग, लेकिन आपकी अपडेटेड नॉलेज होनी चाहिए। उसके लिए मैं यही रेकमेंड करता हूँ, और जितने भी मुझे अपने कोलीग्स मिलते हैं सीएसएस के जिन्होंने क्वालिफाई किया सीएसएस, तो मोस्ट ऑफ देम आई कैन से कि 90% ऐसे कोलीग्स हैं मेरे जिन्होंने सिर्फ इंटरनेट से पढ़ के सीएसएस क्लियर किया है। मैं आपको बार बार बता सकता हूँ कि सिर्फ इंटरनेट से पढ़ के सीएसएस क्लियर किया है लोगों ने। और इंटरनेट पे आपको सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है? दो मैं फ़ायदे गिनवा देता हूँ फ़िलहाल। एक तो ये फ़ायदा है, आपको वेरियस रिसोर्सेज मिल जाएंगी इंटरनेट के ऊपर एक ही टॉपिक के ऊपर, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने सिर्फ ये पढ़ना है कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम क्या था और किस तरह बना, तो उस पर आपको मुख्तलिफ राइटर्स के आइडियाज़ मिल जाएंगे, और उसकी वजह से आपका एक जिसे कहते हैं ना कॉन्सेप्ट ज़रा ब्रॉड डेवलप हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा, आपको अपडेटेड नॉलेज मिल जाएगा कि उस न्यूक्लियर प्रोग्राम पे अभी रिसेंट डेवलपमेंट्स क्या हो रही हैं, और वो बहुत ज़रूरी है। सिर्फ ये पढ़ लेना कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम क्या था और उसकी हिस्ट्री पढ़ लेना, ये काफ़ी नहीं होगा सीएसएस के लिए। आपको टॉपिक्स इस तरह से कवर करने हैं कि अभी उन टॉपिक्स के ऊपर या उन इश्यूज़ के ऊपर रिसेंट डेवलपमेंट्स क्या चल रही हैं और फ्यूचर में क्या हो सकता है। क्योंकि सवाल जब सीएसएस में आएगा तो वो भी इसी अंदाज में आएगा कि पाकिस्तान को अभी न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिहाज से क्या चैलेंजेस दरपेश हैं और उसका क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपकी एनालिटिकल स्किल्स हों, जो कि आपको किताबों से नहीं मिलने वाली, क्योंकि किताबें अमूमन 10 साल 15 साल पुरानी किताबें लिखी होती हैं और उसमें एक ही राइटर का पॉइंट ऑफ व्यू होता है और वो पॉइंट ऑफ व्यू गलत भी हो सकता है। अच्छा, अब आपने जो ये थोड़ा सा काटूंगा जो बात की, ये देखने वालों के लिए बड़ी हैरानकुन होगी, क्योंकि मैं जितने लोगों से मिला हूँ वो या तो किताबें पलंदे रखते हैं या अकेडमीज जाते हैं,
और या अखबारें पढ़ते हैं, कमरे में बंद हो जाते हैं, तो वो शायद आपको समझें कि यार ये क्या आप बात कर रहे हैं, क्या शायद जहालत की बात है या बेवकूफ़ी की बात है। तो मैं आपको बताता चलूँ, इन्होंने फर्स्ट स्टैंड में क्लियर किया है, तो इन्होंने आपने इंटरनेट से सारी तैयारी की? बिल्कुल, मैंने इंटरनेट से की। और जहाँ तक अखबारें पढ़ने की बात है ना, तो इसकी भी मैं आपको छोटी सी एक रिकमेंडेशन देता हूँ एस्पायरेंट्स को कि अखबारें ये नहीं है कि आपने पूरी पूरी डॉन की अखबार पढ़ देनी है, या आप 10 अखबारें दिन में पढ़ लेंगे तो आप माहिर हो जाएंगे CSS करने के लिए। आपने सिर्फ रेलिवेंट स्टडी करनी, जिस पिछली वीडियो में हमने बात की कि स्मार्ट स्टडी पे फोकस करें, स्मार्ट स्टडी पे फोकस करें, वो यही है कि रेलिवेंट स्टडी करें। आप उसमें 5-6 मैं आपको मोटे मोटे नाम गिनवा सकता हूँ, जिस तरह डॉन है, अल जज़ीरा अच्छी अखबार आती है, आपको ऑनलाइन वेबसाइट पे उसकी एक्सेस अवेलेबल है। इसी तरह BBC है। फिर आप इसी तरह के चाइना की कोई अखबार देख सकते हैं कि जो इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल हो, ताकि आपको मुख्तलिफ जिसे कहते हैं ना बड़ी कंट्रीज के पर्सपेक्टिव का अंदाज़ा हो सके। अच्छा, तो उनको आप लाजमी पढ़िएगा, क्योंकि उसके पढ़ने से आपका एनालिसिस बढ़ेगा, ठीक है। और सिर्फ आपने फोकस करना है कि आपके लिए रेलिवेंट क्या है उन अखबारों के अंदर, बस। अच्छा, ये नहीं कि बात ये है कि अखबारों को तो आपने बता दिया, लेकिन मैं ज़रा थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि आपने अब 2 चीज़ों पे गौर करना है कि एक स्मार्ट स्टडी का, वो उन्होंने पिछली वीडियो में भी कहा, इस वीडियो में भी कहा, और स्मार्ट स्टडी क्या है वो आप समझ गए होंगे अगर आपने दोनों वीडियो देखी। दूसरी उन्होंने बात की अपडेटेड नॉलेज। अपडेटेड नॉलेज बड़े आराम से आपको समझ आ जाएगी बात कि भाई जो इस टाइम चीज़ चल रही है, किताबें जो थी वो अपडेटेड नहीं है, और CSS एक अपडेटेड चीज़ है। तो और तीसरी चीज़ वो एनालिटिकल है। तो ये जो है ना, अगर अच्छा आपने नेट से पढ़ के अपने नोट्स खुद बनाए और उसके रजिस्टर्स बनाए और उससे तैयारी की, बिल्कुल। यानी कहने का मकसद है कि जितनी CSS की तैयारी थी आपके हर सब्जेक्ट की अपने नोट्स थे। बिल्कुल, अपने नोट्स बनाने हैं आपने। और किसी CSS क्वालिफाइड से नोट्स अगर लेने भी हों तो सिर्फ गाइडेंस के लिए लें, लेकिन लिखें खुद ही अपने नोट्स। जब तक आप खुद नहीं लिखेंगे आपको माइंड में वो चीज़ें बैक पे बैठेंगी नहीं, और आपके लिए एग्जाम अटेम्प्ट करना बहुत मुश्किल होगा। और दूसरी आपसे मैं बात करूंगा, इसे फ्रैंकली बताना है, इसे आपने शर्मा के नहीं बताना या डर के नहीं बताना, ये क्योंकि बड़ी ज़रूरी बात है। आपके नज़दीक वन चीज़ आपने बतानी है कि अकेडमीज जो सी है वो आपके नज़दीक, देखो हर बंदे की अपनी चॉइस है, वो CSS के लिए ठीक चीज़ है या नहीं। क्योंकि देखें ना, आप रेशो देखेंगे कितने बच्चे देखें। अब अनफॉर्चुनेटली ना अकेडमीज का मसला ये है कि अकेडमीज जो अपनी सिर्फ उनकी 1 या 2 अचीवमेंट होती है ना, वो भी अमूमन आजकल टॉपर्स नहीं उनके पास आ रहे, ठीक है। और वो 1 या 2 अचीवमेंट को ऐसे हाईलाइट करेंगे कि जैसे उनके पास कोई ऐसा फार्मूला आ गया कि सारे अब CSS के जो एस्पायरेंट्स आएंगे ना, तो वो मतलब क्लियर कर देंगे CSS, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, आपने देखना कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। अगर आपने अकेडमी जाना भी हो तो सिर्फ बहुत थोड़े अरसे के लिए, जिसमें आपको कोई गेन हासिल हो सके। ये ना हो कि आप वहाँ पे पैसे भी लगा रहे हैं, अपनी रिसोर्सेज, अपनी एनर्जी भी ज़ाया और अपना टाइम भी ज़ाया कर रहे हैं, और इन दी एंड आपको कोई रिजल्ट भी नहीं मिल रहा। एक बात आपने मुझे बताई थी, आपने मुझे कहा था कि अगर आपने कोई चेक करवाना है, टेस्ट या इंटरव्यू मॉक देना है, तो बेशक आप चले जाएं, लेकिन पढ़ने के लिए वहाँ पे 6-6 महीने पैसे लगा के टाइम ज़ाया ना करें, आप पास होना बहुत मुश्किल है। उससे अच्छा आप किसी CSS मेंटर से कुछ अर्सा देख लें, गाइडेंस ले लें। लेकिन आपने मुझे वो बात की थी कि भाई, जो इधर भी की, कि असल तैयारी आपने खुद करनी है, अपने नोट्स बना के। हाँ, मेंटरशिप ले लें किसी अफसर से, ठीक है, लेकिन तैयारी खुद कीजिए। एकेडमी जो सी है वो टाइम वेस्टिंग है, और उसकी रेशो जो पासिंग की है वो बहुत कम है। तो एकेडमीज का भी मैं आपको ये गाइड कर रहा हूँ, ये अपने दिल से बता रहा हूँ क्योंकि मैंने भी ये चीज़ देखी है। और दूसरी बात वो भी हमने पहले की कि एकेडमीज जो सब्जेक्ट पे जोर लगाती हैं वो अक्सर टारगेट भी हो जाता है, तो इसलिए एकेडमी हर लिहाज से थोड़ी सी वो खतरे में आती है। तो अब अच्छा, मैं एक सवाल आपसे बड़ा ज़रूरी है, अब ये 2 मेन किए, तीसरा सवाल भी जो है इसी से रिलेटेड है, बड़ा मेन, कि जब बंदा पहले सबसे तैयारी शुरू करता है तो सबसे पहले इंसान को आता है यार कौन से बच्चे जो होते हैं फेल होते हैं सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट में, तो वो होते हैं जी ऐसे के पेपर में 90% बच्चे फेल हो जाते हैं। तो ऐसे की लोगों को बड़ी परेशानी होती है कि भाई कैसे क्लियर करें। तो ये ऐसे का, मैं टाइम ज़ाया करता बताएं कि ऐसे का क्या करेंगे, कोई अनोखी बात बताएं कि आपने फर्स्ट टाइम में ऐसे क्लियर किया, अच्छे नंबर लिया आपने ऐसे में, और आपके हालांकि जो ऐसे आया था वो आपने मेरा ख्याल तैयारी भी उसकी उस तरह से नहीं की हुई थी कि मतलब, लेकिन आपने फिर भी क्लियर किया, और ऐसे में सारी दुनिया फेल हो जाती है। तो मैं खैर ऐसे तो एक बहुत बड़ा, जैसे कहते हैं ना समंदर है, ऐसे को समझना एकदम इतना छोटी वीडियो में या 2-3 मिनट में समझाना भी थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन ब्रीफली मैं 2 मिनट में आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि जो मेजर रीजंस क्या है फेलियर की ऐसे के अंदर। नंबर 1 रीज़न ये होती है कि आपसे वो सवाल चना कर रहा है, आप जवाब लोहा दे रहे हैं। उसकी मिसाल मैं आपको रिसेंटली देता हूँ। 2020 में सवाल आता है प्रमोटिंग टूरिज्म इन पाकिस्तान, अपॉर्चुनिटीज़ एंड चैलेंजेस, ठीक है। अब ये ऐसे का टॉपिक है। अब मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स जिन्होंने ये अटेम्प्ट किया और फेल हुए,
उन्होंने क्या लिखा, उन्होंने ये लिखा कि अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस आपसे पूछी हैं एग्जामिनर ने, आप लिखा है जाके कि क्या बेनिफिट्स हो रहे हैं टूरिज्म से, क्या अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही हैं, जबकि आपसे वो ये पूछ रहा है कि अपॉर्चुनिटीज ऐसी कौन सी अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं जिनसे टूरिज्म को प्रमोट किया जा सकता है, और ऐसे कौन से चैलेंजेस मौजूद हैं जो टूरिज्म को प्रमोट होने से रोक रहे हैं। तो दो चीज़ें पूछी, आपने को उसकी एक चीज़ एड्रेस ही नहीं की और आप उसको वहाँ पे जाके फ़ायदे लिखाए हैं, बेनिफिट्स लिखाए हैं सिर्फ, और आपने बजाय अपॉर्चुनिटीज़ विच आर प्रेजेंट फॉर द टूरिज्म, उसकी बजाय आप ये लिख रहे हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ विच आर क्रिएटेड बाय द टूरिज्म। इन दो चीज़ों में फ़र्क है, ठीक है, इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत होती है। और इसी वजह से जब एग्जामिनर देखता है आपका ऐसे या किसी कैंडिडेट का, तो वो उसको अंदाज़ा हो जाता है कि इसने एड्रेस ही नहीं किया मेरे टॉपिक को, इसने टॉपिक को समझा ही नहीं है, कॉम्प्रीहेंड ही नहीं किया। तो वो आप बिल्कुल वो आपको 5, 10 या अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी इसको लगी है आगे ऐसे के अंदर, तो आपको जिसे कहते हैं ना कि अप्रिशिएट करने के लिए 25-30 मार्क्स दे के लेकिन फेल कर देगा, ठीक है। एक तो ये होगी कि आपने कॉम्प्रीहेंड गलत किया टॉपिक, समझेगा, हाँ जी। और दूसरा ये होता है कि आपकी अगर बेसिक ग्रामर की मिस्टेक्स हों, देखें CSS जो है ये एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, और इतने जब एस्पायरेंट्स उसमें हिस्सा लेते हैं किसी भी एग्ज़ाम में, तो उन्होंने भी शॉर्ट लिस्ट करना होता है। और ऐसे जो है एक मेन जिसे कहते हैं ना कि एक टूल है फॉर FPSC कि वो शॉर्ट लिस्ट कर सकें कैंडिडेट्स को फॉर द इंटरव्यू प्रोसेस, क्योंकि ऑप्शनल्स में अमूमन अवाम पास हो जाती है अगर थोड़ी मेहनत कर लें तो, ठीक है। तो आपकी ग्रामर की मिस्टेक्स बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ये एक CSS के कैंडिडेट से बिल्कुल भी जिसे कहते हैं ना एक्सपेक्ट नहीं किया जाता कि आप जो है वहाँ पे ग्रामर की मिस्टेक्स कर रहे हो, स्पेशली अगर आपने अपने इंट्रोडक्शन में ही उसको दिखा दिया कि आपकी इंग्लिश इस लेवल की नहीं है। और इंग्लिश की मज़े की बात बताता हूँ, इंग्लिश आपको कोई ऑक्सफोर्ड लेवल की या ये नहीं चाहिए कि आपने कैम्ब्रिज से कोई आपने ग्रेजुएशन हासिल की हो और बड़ी फ्लावरी किस्म की आपने उसमें वोकैबुलरी यूज़ की हो, लाइक जो प्रेसी के अंदर हमने देखा डिफेनिस्ट्रेशन जैसे वर्ड्स आ रहे थे मुश्किल और आवाम परेशान थी, इस तरह की आपने लैंग्वेज बिल्कुल यूज़ नहीं करनी है। CSS ऐसे सिंपल, बिल्कुल आपने सिंपल अल्फाज में बताना है कि टॉपिक था क्या, मैं उससे क्या समझ जाऊँ, और इसका आगे जो भी उसने पूछा है कि उसको आपने फिर एड्रेस करना है, टॉपिक को सही तरीके से एड्रेस करना है। अप्रोच क्या होनी चाहिए उसमें? अप्रोच यही होनी चाहिए कि आप सबसे पहले तो आप टॉपिक को सही तरीके से कॉम्प्रीहेंड करें, ठीक है, कि टॉपिक में मांगा क्या है। अगर आपकी सिर्फ इंग्लिश भी ठीक हो ना और आप बिल्कुल अच्छा ऐसे लिखें अपनी तरफ से लिख के आए, लेकिन आपने टॉपिक को एड्रेस नहीं ना किया तो पास होना फिर भी मुश्किल हो जाता है। तो एक तो आप टॉपिक को एड्रेस करें। अच्छा, सफाई मैटर करती है इसमें बहुत ज़्यादा। प्रेजेंटेशन जो है वो CSS ऐसे क्या CSS के हर सब्जेक्ट के अंदर जो है आपकी प्रेजेंटेशन जो है वो मेरा ख्याल है कि उसके मोर देन 50% मार्क्स हैं, क्योंकि अगर आपकी चीज़ प्रेजेंटेबल ही नहीं है तो एग्जामिनर को पढ़ने का मज़ा भी नहीं आना और उसने कोशिश भी नहीं करनी पढ़ने की, ठीक है। तो आपकी प्रेजेंटेशन जो है वो टॉप नॉच होनी चाहिए, बिल्कुल जिसे कहते हैं टॉप क्लास होनी चाहिए आपकी प्रेजेंटेशन किसी भी यानी आपने जब ऐसे किया था तो आपने साइडों पे हाशिए लगाए थे, हेडिंग दी थी, साफ लिखा था। बिल्कुल, आपने जिस तरह अमूमन हमारे FSC का कल्चर भी है, जो हम बोर्ड के एग्जाम्स देते हैं, आप अपनी हाशिए लगाते हैं, आप जो हैं उसके हेडिंग्स भी बनाते हैं आउटलाइन के अंदर। ऐसे में आउटलाइन के अंदर आप हेडिंग्स बनाते हैं, आपने मेन पॉइंट्स लिखने होते हैं, उनको हाईलाइट करना होता है। अपने जो फिगर या स्टैट्स लिख रहे हैं उनको डिफरेंट बॉल पॉइंट्स या पॉइंटर्स के साथ, या कोटेशंस लिख रहे हैं उनको डिफरेंट मार्कर के साथ आप हाईलाइट करते हैं ताकि एक चीज़ जो है वो कैची नजर आए, उसको एग्जामिनर को एकदम नजर आए। अच्छा, एक मैंने सुना कि सोच भी चेक करते हैं ऐसे में। बिल्कुल, और अब देखें ना, अब सोच की आपने बात की है, एक सवाल आया था ऐसे के अंदर ही सवाल आया था 2018 या 17 में गालिबन के क्या जो कानून है वो पाकिस्तान में कभी भी जो है वो नहीं लागू हो सकेगा सही तरीके से। तो एक कैंडिडेट ने सीधा थीसिस स्टेटमेंट के अंदर लिख दिया कि हाँ जी, पाकिस्तान में कानून जो है उसकी कभी पासदारी या बाला क्या कहते हैं उसको नहीं किया जा सकेगा, रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, बिल्कुल रूल ऑफ लॉ नहीं हो सकेगा, ठीक है। तो उसकी वजह से ये हुआ कि अब आप देखते हैं कि एक कैंडिडेट है जो CSS एस्पायरेंट है और सिविल सर्वेंट बनने की कोशिश कर रहा है, जब उसकी ये सोच होगी, इतनी नेगेटिव सोच होगी, और जिस बंदा से ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो कल को वो स्टेट का सर्वेंट बन के DC बनेगा, बिल्कुल, या ASP बनेगा या किसी भी इदारे में जाता है और वो रूल ऑफ लॉ को यकीनी बनाएगा, वो उल्टा ये बात कर रहा है कि बिल्कुल रूल ऑफ लॉ हो ही नहीं सकता पाकिस्तान में। तो जब आप इतनी पेसिमिस्टिक सोच दे देंगे ना एकदम, तो वो चीज़ जो है एग्जामिनर को बता देगी कि इसके पेपर में हमने काटा मारना है, ठीक है। और इसी तरह कुछ टॉपिक्स होते हैं, मैं आपको फिर भी मशवरा देता हूँ, बस ये बात आखिरी ये ख़त्म करते हैं यहाँ पे, कि
थोड़ा सा लिबरल आइडियाज को और ऑप्टिमिस्टिक आइडियाज को प्रेजेंट करें। यानी कि मॉडरेट आप समझते हैं हाँ कि जाना जी, चाहिए। बिल्कुल। आपकी एक्सट्रीमिस्ट सोच नहीं होनी चाहिए। आप जिस तरह कुछ टॉपिक्स होते हैं फेमिनिज्म के या वुमेन इश्यूज के, ये ना हो कि आप अपने कल्चरल जो आपकी रीजंस हैं उनकी वजह से आप वुमेन के खिलाफ ऐसे लिखे हैं, क्योंकि ऑलरेडी वुमेन के बहुत इश्यूज हैं इस मुल्क में। और आप अगर आप समझते हैं कि अगर आप इन चीज़ों को सही तरीके से एड्रेस नहीं कर सकते तो आप कोई और टॉपिक चूज कर सकते हैं ऐसे का। ये जनरल टॉपिक यूज बिल्कुल कर। बिल्कुल। अच्छा चले बहरहाल, इस पे मैं समझता हूँ बड़ी लंबी बातें हैं। सीएसएस पे ऐसे पे ना एक प्रॉपर वीडियो जो पूरी ऐसे पे होगी वो बनाएंगे। तो अभी फिलहाल जो है ना नाज़रीन से जांच चाहते हैं। तो नाज़रीन काइंडली जिन्होंने मेरी वीडियो देखी है वो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियोस का पता लगता रहे। तो टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।